गुड इवनिंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और आई होप आप लोग भी अब बहुत बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना चुके होंगे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट करना सॉल्व नहीं किया है तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कितना पढ़ा है ये जरूरी है। हम लोगों ने पढ़कर कितना प्रैक्टिस किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि इस 2 से 3 महीने में जो जिसका अगर सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता है, अगर वो लग कर क्वेश्चन पेपर को ही अगर कायदे से सॉल्व कर लेगा तो ये 100% हम कह सकते हैं उसका नेट तो निकल ही जाना है। ठीक है, जो जिन बच्चों का, लेकिन आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आप लोग को कुछ नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग एकदम सरल शब्दों में एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने न्याय प्रमाण, न्याय शास्त्र के बारे में पढ़ लिया था कि न्याय क्या होता है। उससे संबंधित जितने प्रमाण थे 6, उनके बारे में हम लोग उनके नामों को जाना था। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग अनुमान के पहले भाग में आपने अनुमान का परिचय पढ़ा। अनुमान के दूसरे भाग में आपने अनुमान के पंचावयव पढ़े, जिसमें आपके प्रतिज्ञा, हेतु, व्याप्ति, वाक्य, उपनय और निष्कर्ष के बारे में या निगमन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे की क्लास में आज पढ़ेंगे अनुमान के आधार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुमान के आधार। अनुमान के आधार। ठीक है, अनुमान के आधार हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस। ठीक, बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस मतलब अनुमान के जो आधार है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने आपका मेजर प्रमाइजेस, माइनर प्रमाइजेस और कंक्लूजन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग माइनर पक्ष को पढ़ेंगे। माइनर टर्म और मेजर टर्म जो होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। मध्य पद हम लोग पढ़ेंगे। आपका माइनर टर्म जो है लघु पद, दीर्घ पद और मध्य पद, ये सब चीजें जो होती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर अनुमान का जो उद्देश्य होता है, अनुमान के उद्देश्य को जब कभी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें 2 तरीके के हम लोग को संबंध दिखाई देते। किसके किसके भी, एक पक्ष होता है और दूसरा साध्य होता है। ठीक, पक्ष और साध्य के बीच में जो संबंध को हम देखते हैं, इसी संबंध को सिद्ध करने के लिए हम लोग बातें करते हैं। हम लोग इसके लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी 2 बातें आवश्यक होती हैं? पहली आपकी होती है क्या? पहला होता है पक्ष और पक्ष, और मैंने बताया था कि एक जगह आप यहाँ लिखेंगे पक्ष लिखेंगे, हेतु लिखेंगे और साध्य लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पक्ष और साध्य, इसमें कहता है पक्ष और हेतु के बीच संबंध, पक्ष और हेतु के बीच संबंध हम लोग देखेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा आपका होता है साध्य और हेतु का व्याप्ति संबंध। ठीक, ये तो केवल संबंध हो जाएगा। ठीक, दूसरा है आपका, दूसरे पॉइंट में आपका क्या लिखेंगे? साध्य और हेतु के, ठीक है, हेतु का व्याप्ति संबंध। अगर आपको ग्राफ याद होगा कि मैंने एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पर ये पर्वत है आपका, पर्वत के बारे में एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ पर धुआं जो निकल रहा है ये धुआं है आपका,
धुएं के बारे में बताता है, और यहाँ पर ये आग है आपकी। तो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ ये व्यक्ति जो यहाँ पर जो देखता है, इसको मैंने क्या बताया था, ये आपका एक क्या है, आपका हेतु है, आपका क्या है, आपका हेतु है आपका, और ये क्या है, आपका साध्य है, आपका साध्य है। तो यहाँ पर ये कहता है जब कभी हेतु और बीज के साध्य और हेतु के बीच का जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग व्याप्ति संबंध कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट था, दूसरे पॉइंट में आपका क्या कह रहा है कि पक्ष पक्ष यहाँ पर आपका होता है, ठीक है, पक्ष में आपका पहाड़ होता है, पक्ष में पहाड़ से आप देखते हैं ना, ये पहाड़ जो है पहाड़ पक्ष का है, तो पक्ष में और हेतु में क्या संबंध है, मतलब इसके पक्ष में और धुएं में, मतलब पर्वत में और धुएं में क्या संबंध है, इनको देखना है हमें। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं माइनर टर्म, लिख लेंगे, जो पक्ष होता है इसको माइनर टर्म बोलते हैं, ठीक, यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसको बोलते हैं माइनर टर्म, ठीक, जिसको बोलते हैं माइनर टर्म को लघु पद, लघु पद होता है। फिर इसके बाद जो आपका हेतु होता है, हेतु को मिडिल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको क्या होगा, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पद, मध्य पद होता है। और आपका जो क्या होता है, आपका साध्य जो होता है, साध्य जो होता है उसको बोलते हैं मेजर, मेजर टर्म, मेजर टर्म, ठीक, जिसको बोलते हैं बृहद, बृहद या दीर्घ, बृहद या दीर्घ पद जो होता है ये होता है। तो यहाँ पर साध्य क्या हो जाएगा, साध्य आपका मेजर टर्म हो जाएगा, मेजर टर्म हो जाएगा, और हेतु आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनर टर्म हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है, नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। कंफ्यूजन जो है यहीं पर होता है। अब आपको एकदम साफ हो गया होगा कि आपके सामने तीन चीजें होती हैं, एक मध्य पद होता है, एक लघु पद होता है, और एक जो है आपका दीर्घ पद होता है। इन तीनों को किसके अंतर्गत रखिए, ये पक्ष, पक्ष में आपका क्या आता है, पक्ष में आपका पहाड़ आता है, पहाड़ या पर्वत, हेतु में आपका धुआं आता है, धुआं आता है, साध्य में आपका आग आता है, ठीक, ये तीन पॉइंट आपको ऐसे बना लोगे। आप कह सकते हैं पहाड़ पक्ष के रूप में होता है, पहाड़ को लघु पद कहते हैं, पक्ष को लघु पद कहते हैं, माइनर टर्म है ये आपका, छोटा पक्ष है ये। फिर इसके बाद हेतु, ये मिडिल टर्म होता है कि भाई मीडिएटर किसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ, आखिर इस मतलब कह सकते अनुमान में ये जो बात चल रही है आखिर किसकी वजह से बात चल रही है। हमने कहानी सुनाई थी राजा वाली बात, तो राजा और रानी के बीच की पूरी कहानी कैसे पता चली, उनके बीच में क्या आया, फल आया था, और इसके बीच में क्या आया, धुआं आया था। मतलब इस समस्या की जड़ क्या है, इस समस्या की जड़ है ये धुआं। अगर ये धुआं ना दिखाई देता तो इतनी बातें ना होती, अगर वो फल ना होता तो राजा को पूरी कहानी ना पता चलती, ठीक है। तो ये टर्म क्या है, पूरी की पूरी समस्या का जड़ क्या है, धुआं है, मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म क्या होता है, दोनों पक्षों को उलझाए रहता है आपका। क्लियर है पॉइंट, बताओ ये समस्या की जड़ आखिर आई कहां, अनुमान में इतनी बातें कैसे कर रहे हैं भाई, तो वो उसका एक प्रमुख कारण है कि धुआं। आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, धुआं है कि आखिर ये धुआं दिख गया, इसी के चक्कर में पड़ गए। अगर इसको और डीप में जाए, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने देखा कि नीचे फल गिरा, अब उसके दिमाग में घूम गया समस्या की जड़ क्या है, ये जो फल नीचे गिरा है आखिर गिरा तो क्यों गिरा, मेजर टर्म है। अब देखिए, अब न्यूटन के से अगर आप जोड़ोगे तो फल कहां से गिरा, पक्ष क्या था, पेड़ था, पेड़ से फल गिरा, तो ये क्या हुआ, ये आपका पेड़ से जब फल गिरा तो ये गिरना ही, अब पेड़ से फल गिर गया, अब गिर के कहां पर गया, गिर के कहां गया, जमीन पर आ गया। भाई ये था, ये मान लो पेड़ बना हुआ है आपका,
ठीक। और ये न्यूटन लेटे हैं। अब ये पेड़ से फल गिर गए यहाँ पर जमीन पर। अब न्यूटन सोचे कि ये पेड़ आगे फल गिरा कहां से, मतलब धुआं उठा कहां से। तो आपका धुआं उठा है पहाड़ से, फल कहां से गिरा है, पेड़ से। अब तो बात ये होगी, अब गिरा कौन, निकला। अब पहाड़ पर दिखा क्या, धुआं, और पेड़ से गिरा क्या, फल। तो फल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हेतु हो जाएगा। ठीक। अब उसने अनुमान लगाया न्यूटन ने कि इस धरती में कुछ ना कुछ तो है। जब कुछ ना कुछ तो है, उसकी जांच करी तो वो आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम को उन्होंने बताया। ठीक। उसी प्रकार उन्होंने बताया कि आग है इसीलिए। तो ये प्रकृति के नियम के आधार पर ही चलता है। क्लियर पॉइंट, बताओ। सर ये तो क्लियर हो गया। आपने जी ये सर। सात हेतु का व्याप्ति का संबंध आपने माइनर टर्म लिख रखा है, और हेतु को आप मिडिल टर्म भी कह रहे हैं हम, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। हेतु को कहां मेजर टर्म कह रहे हैं, ये हेतु को लिखा है आपने मिडिल टर्म सेकंड कह रहे हैं। साथ में, ये मतलब मिडिल जो टर्म आपने समस्या यहाँ की लिखा। जड़ है वो मिडिल टर्म ही होता है। अब यहाँ पर जैसे धुआं है मिडिल टर्म में, वैसे यहाँ पर सेब का गिरना मिडिल टर्म में है। ठीक है सर। ठीक। मतलब समस्या की जड़ जो होती है वही मिडिल टर्म कहलाता है आपका। क्लियर। ठीक। तो ये पॉइंट आपको में भी क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये कहीं से एग्जांपल नहीं हुआ, मतलब एग्जांपल मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, ये मेरे माइंड में एक आया कि इस तरीके हम इसको आपको बता सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। में जो सेकंड पॉइंट में व्याप्ति संबंध आपने वर्ड लिखवाया है, उसे क्या बोलेंगे? जैसे साध्य हमारा मेजर हो गया और हेतु हमारा माइनर हो गया, तो व्याप्ति क्या होगा हमारा? व्याप्ति क्या हुआ, बिल्कुल सही है। अब समझना, मैंने बताया था कि हेतु में और जो है आग में जो संबंध होता है, हेतु और साध्य में जो संबंध होता है इसको हम व्याप्ति बोलते हैं। ठीक। इन दोनों में जो संबंध होता है इसको हम व्याप्ति बोलते हैं। हम कह सकते हैं फल का नीचे गिरना, फल का और नीचे गिरने का जो संबंध होता है वो व्याप्ति कहलाता है आपका। क्लियर। मैंने बताया ना कि व्याप्ति का जो है सबसे पहले पूछा जाता है कि अनुमान का आधार क्या है। तो अनुमान का आधार है व्याप्ति संबंध, और व्याप्ति संबंध का आधार मैंने क्या बताया था, प्रकृति का नियम। ठीक। अब प्रकृति के नियम का कारण मैंने क्या बताया था, कार्य कारण संबंध बताया था कि भाई जहां पर जो भी आप काम करोगे उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होगा काम करने का, है ना। अब कार्य कारण का संबंध किससे है, अनुमान से। क्योंकि अनुमान लगाते हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो किस वजह से, कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसका एक रीजन है कि हमें नेट होना है, जीआरएफ होना है, फिर उसके बाद हमें जॉब पाना है। तो कहीं ना कहीं कार्य में कारण छिपा हुआ है। तो वही पूरी की पूरी कहानी घूम कर आ रही कि व्याप्ति संबंध कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमान जो है किस पर आधारित होता है, तो अनुमान की पूरी कहानी जो है व्याप्ति संबंध पर आधारित है। जैसे हम कह सकते हैं सांख्य दर्शन पूरा का पूरा किस पर आधारित है, तो सांख्य दर्शन प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है। सही बोल रहे हैं, बताओ। जी सर। सर हम ये नहीं पूछ रहे हैं, मतलब मुझे ये पूछना है कि जो व्याप्ति है, जैसे आपने मॉर्निंग में ये बताया था कि जो हेतु और मतलब साध्य के बीच का होता है वो व्याप्ति होता है, और व्याप्ति को हम मेजर प्रीमाइसेस कहते हैं। प्रीमाइजेस, तो अब यहाँ याद पे जो रखिएगा वहां पर प्रीमाइजेस की बात करी गई है, टर्म की बात नहीं है। प्रीमाइजेस मींस होता है वाक्य। ठीक। याद रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर हम एक साथ उसको लिख देते तो वहां पर कंफ्यूजन होता, इसलिए आप इसको अलग अलग जब आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। हमने सुबह क्या बताया था, पक्ष को मैंने क्या बताया था, बताइए जरा। सर पक्ष को आपने माइनर प्रीमाइज कहा था। हाँ, माइनर प्रीमाइज है आपका, माइनर प्रीमाइज कहा था। चलिए, और हेतु को क्या कहा था मैंने, सर हेतु यहाँ पे नहीं आया। ठीक है।
साध्य को क्या कहा था मैंने? साध्य को आपने निगमन कहा था, साध्य को हमने निगमन निष्कर्ष, कहा था। निष्कर्ष जहाँ निकलता है, कंक्लूजन। निगमन कहा था। और जो मेजर प्रमाइसेस था, मेजर प्रमाइसेस में हमने बताया था व्याप्ति संबंध, व्याप्ति वाक्य बताया था कि जहां जहां जी धुआं सर। निकलेगा वहां वहां आग होगी। तो ये व्याप्ति संबंध को ही हम लोगों ने मेजर प्रमाइसेस की संज्ञा दी थी, या मेजर प्रमाइसेस कहा जाता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको, यही कंफ्यूजन का एक मेन कारण बनता है, जो आपने मेजर टर्म को, टर्म और प्रमाइसेस में डिफरेंस है। ठीक, प्रोमाइसेस एक वाक्य होता है और ये एक केवल पद में एक स्थान होता है। ठीक, दोनों में यही डिफरेंस है, इसी वजह से दोनों की कंडीशन भी अलग होती है आपकी। ठीक है, व्याप्ति से बोलेंगे। हाँ, व्याप्ति संबंध बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर आग और, सर कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसे बता दीजिए, क्लियर करिए। हाँ हाँ, देखिए बता रहे हैं आपको। आपको मैंने 3 टर्म बताया था। सबसे पहले आपका बताया था कंक्लूजन। इसको साफ करें हम, फिर बताएं आपको, या चलने दो, रुक जाइए। देखिए, सबसे पहले कंक्लूजन में था। ठीक, कंक्लूजन में आपका क्या है? आग है, कि पहाड़ पर आग है। ठीक, पहाड़ पर जी आग है, ये कंक्लूजन को ही हम लोगों ने निगमन कहा था। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। अब आता है आपका माइनर प्रमाइज। माइनर प्रमाइज, माइनर प्रमाइज आपका क्या था? आपका इसमें माइनर प्रमाइज था आपका इसमें, सर उपनय था, उपनय था ये। माइनर प्रमाइज को उपनय बताया था मैंने। पर्वत, जी सर, पर्वत पर धुआं है। ठीक है, माइनर प्रमाइज जो है उपनय है। उपनय की कंडीशन क्या थी? पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर धुआं है। हाँ, तो उपनय में मैंने बताया था कि पहाड़ पर धुआं है। ठीक, पहाड़ पर धुआं है, ये माइनर प्रमाइजेस में आता है आपका। ठीक, माइनर प्रमाइजेस जिसको हम लोगों ने उपनय बोला था। ठीक, 2 हो गया। और तीसरा आपका मेजर, मेजर प्रमाइज होता है। ठीक, मेजर प्रमाइज में आपका व्याप्ति संबंध आता है, व्याप्ति वाक्य आता है। व्याप्ति वाक्य, कि जहां व्याप्ति वाक्य का मतलब होता है प्रकृति का नियम जो होता है वो, या तो कार्य कारण संबंध होता है वो। तो यहाँ पर धुएं और आग का जो संबंध होता है वही आपका मेजर प्रमाइजेस कहलाता है आपका। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? मेजर प्रमाइजेस आपका कहलाता है। और मेजर प्रमाइजेस के लिए हम लोगों ने क्या बताया था? बताइए, मेजर प्रमाइजेस के लिए, मेजर प्रमाइजेस के लिए हम लोग ने सर यही बताया था, जहाँ जहाँ धुआं होता है। ठीक है ना, हाँ, वही कंडीशन है जो एग्जाम्पल आपने सुन रहे हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर ये है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। तो ये तो आपके प्रमाइजेस की बात करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे टर्म की बात कर रहे हैं। तो मेजर, माइनर टर्म क्या होगा? छोटा पद क्या, मतलब सबसे छोटी बात ये होगी कि पेड़ से फल गिरना या पहाड़ पर आग दिखाई देना, ये छोटी बात है। ठीक, तो ये आपका लघु पद होता है। लेकिन अब वहां पहाड़ पर क्या चीज दिखा जिसकी वजह से ये पूरे प्रश्न उठ रहे हैं, मतलब विवाद का कारण क्या होता है आपका? ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि आखिर जितने ये प्रश्न अराइज हो रहे हैं, जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, ये आखिर इस प्रश्न के उठने का कारण क्या है? तो इसका मिडिल टर्म देखते हैं कि कहते हैं ना मीडिएटर कौन है। इस मीडिएटर की वजह से ही पूरी की पूरी समस्या हो रही है। तो ये मीडिएटर कौन होता है? मिडिल टर्म जो होता है आपका हेतु होता है, या जिसको हम कह सकते हैं धुआं होता है। अब बात ये हुई कि सबसे बड़ा टर्म क्या है, मतलब ये किसकी वजह से उठा।
मतलब ये मिडिल टर्म में ये जो बातें उठ रही हैं, जैसे आप देखते हो दो लोगों के बीच में एक बात कोई ना कोई उठ जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गलत कहा, दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को गलत कहा, तो ये वो दिखाता है कि आखिर ये बात फैलाई किसने। तो ये बात फैलाई किसने, ये आग ने। मतलब आग से ही जो है सब की सब चीजें निकालना है, निष्कर्ष निकालना है आपको कि ये आग की वजह से, मतलब धुआं क्यों है, क्योंकि आग है, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग जरूर होगी, ये बात कही गई है। तो ये मेजर टर्म की बात होता है, ठीक है, क्लियर। तो आग की बात है, अगर आग की बात हम करेंगे तो मेजर टर्म में होगा, और हम धुएं की बात करेंगे वो मिडिल टर्म में होगा, और जो हम लोग पहाड़ की बात करेंगे, जो पक्ष होता है वो आपका माइनर टर्म में आपका आता है। माइनर टर्म भी होता है और माइनर प्रेमाइसेस भी होता है, ठीक है ना। अब बताओ, अब क्लियर है? सर ये तो पहले भी क्लियर था। मेरा क्वेश्चन तो ये था कि व्याप्ति को हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, क्या किसको? बोलेंगे व्याप्ति संबंध? व्याप्ति को सर जो सेकंड, व्याप्ति को सर मेजर यहाँ जो प्रेमाइसेस सेकंड कहेंगे हम लोग। पॉइंट में, सर आपने जो सेकंड पॉइंट में साध्य और हेतु का व्याप्ति संबंध लिखा है, हाँ, तो वहाँ साध्य हमारा मेजर टर्म हो गया और हेतु हमारा माइनर टर्म हो गया, लेकिन व्याप्ति क्या होगा हमारा? चलो ठीक है, ओके ओके, हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर जो ये लाइन लिखा है, इसको एक लाइन एग्जाम में जानते क्या आएगा आपके एग्जाम में? आएगा कि यहाँ पर मेजर टर्म है, ठीक है, जो मेजर टर्म है, और प्लस मेजर टर्म प्लस मिडिल टर्म, ठीक। मेजर टर्म प्लस मिडिल टर्म का जो संबंध होता है उसे ही हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। जो मेजर टर्म और मिडिल टर्म में जो संबंध होता है उसे ही हम व्याप्ति कहते हैं। अब बताओ, अब क्लियर हो रहा है? सर मतलब कि हम केवल नाम से उसे डिफाइन कर देंगे कि इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो व्याप्ति कहलाता है। बस यही होता है। व्याप्ति आपसे पूछेगा, व्याप्ति का विशेष मतलब होता है कि विशेष संबंध। व्याप्ति का अर्थ होता है विशेष संबंध। भाई धुएं में और आग में एक विशेष संबंध है। पेड़ से फल का गिरना एक मतलब फल का और जमीन से एक विशेष संबंध है। इन दोनों के जो बीच संबंध है, कौन सा संबंध है? वो गुरुत्वाकर्षण के नियम का संबंध है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है फल जो है जमीन पर गिरता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपका व्याप्ति संबंध है, एक विशेष प्रकार का संबंध है। अब यहां से पूछा गया कि व्याप्ति संबंध में यहां पर क्या है, तो यहां पर आएगा प्रकृति का नियम आएगा, ठीक। आपसे और कोई डीप पूछे कि भाई ये विशेष आप व्याप्ति कह रहे हो, बार बार आप व्याप्ति कह रहे हो कि धुएं और आग में व्याप्ति संबंध है, व्याप्ति संबंध है, तो आपने डिफाइन किया कि व्याप्ति संबंध का मतलब होता है विशेष संबंध है। कहीं मेरे नहीं समझ में आया कि विशेष संबंध, आखिर विशेष संबंध है क्या? तो वो क्या, तब आप बताओगे कि जब कभी प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि हर 3 महीने में ऋतुएं बदलेंगी या हर 4 महीने में ऋतुएं बदलेंगी। ऋतु का मतलब मौसम बदलेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, किसी ने नहीं बनाया, ना हमने बनाया ना आपने बनाया। तो इसको और डीप में आप ले जाओगे तो एक स्टेप बढ़ते जाओगे। जैसे आपने पूछा व्याप्ति है क्या, मैंने कहा विशेष संबंध है, आपने कहा नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा जो प्रकृति का नियम होता है वही व्याप्ति संबंध कहलाता है। जरूरी नहीं कि धुएं का आग से संबंध हो, संबंध यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यही व्याप्ति। जहां जहां पर विशेष संबंध होगा वहां वहां पर आप व्याप्ति वाक्य या व्याप्ति संबंध की बात आप कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? जैसे दूध और दही के बीच एक व्याप्ति संबंध है। दूध से दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ये व्याप्ति संबंध कहलाएगा आपका, एक प्रकार का विशेष संबंध है वहां पर। तो व्याप्ति का मतलब केवल इन दोनों के बीच नहीं है, मतलब आग और धुएं के बीच में नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब जैसे आपसे कह सकते हैं बीज से पेड़ का बनना। अब पेड़ से बीज निकलता तो है लेकिन वो बीज बाद में वो एक रिसाइकिल प्रोसेस में चलता है। तो यहाँ पर जो अनुमान का आधार है वो आपका व्याप्ति संबंध कहलाता है आपका। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ओके, और किसी कोई डाउट हो तो पूछे। क्लियर हो गया? फिर आगे चलें।
बताइए। ये यही डाउट था सर, हो गया क्लियर। क्या हो गया? यही था, सेम जो नेहा ने पूछा वही था। अच्छा, हाँ, और किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? शैलवी, श्वेता, सब समझ में आ गया? हेलो। और कंफ्यूजन बहुत है सर इसमें, अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो जाए तो बहुत कंफ्यूजन नहीं हो नहीं, जाता है। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। लो, अभी पूरे कंफ्यूजन दूर हो, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। चलो, मैं अभी और भी और क्लियर और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको और कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपका जितना भी है। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप इसमें देखेंगे व्याप्ति संबंध सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक? जहां तक मेरे समझ में आ रही है ना, कि व्याप्ति संबंध आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? व्याप्ति संबंध। ठीक है, व्याप्ति, ये व्याप्ति क्या है, कैसे है? ये अनुमान, अनुमान का आधार क्या है? अनुमान है। अनुमान जो है किस पर निर्भर है? व्याप्ति पर। व्याप्ति किस पर निर्भर है? प्रकृति के नियम पर। प्रकृति के नियम पर। और प्रकृति का नियम किस पर आधारित है आपका? कार्य कारण पर। कार्य कारण पर। ठीक है, और कार्य कारण किस पर आधारित है? आपका अनुमान पर। आप किसी भी, आप एक अनुमान तो ही लगाते हो कि अगर तुम ये काम कर, मतलब कोई ये, अगर तुम्हारे काम करने का कारण यही रीजन है, मतलब इसी रीजन की वजह से तुम काम कर रहे हो, यदि ये रीजन ना होता तो आप काम ना करते। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई का मेन पर्पस क्या है? कि आपको एग्जाम निकालना है। यदि आपको एग्जाम ना निकालना होता तो आप जो है पढ़ाई ना करते। तो ये कंडीशन है, तो ये आपको, ये क्रम आपको याद रखना होगा। अब बात आती है, हम लोगों के सामने 3 टर्म थे। सबसे पहले आपका क्या था? कंक्लूजन, यहाँ पे लिख देते हैं, निष्कर्ष था आपने। ठीक, निष्कर्ष है आपका, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक, कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपका क्या आता है? कंक्लूजन में निगमन आता है। निगमन, जब आग सिद्ध हो जाती है, जब आग सिद्ध हो जाता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया आपका। फिर दूसरा हमने क्या बताया था? मेजर प्रमाइज, माइनर प्रमाइज। माइनर प्रमाइज में क्या होता है आपका? जिसको हम बोलते हैं लघु वाक्य। ठीक, लघु वाक्य में बताइए, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लघु वाक्य में? बोलिए सर पहाड़ का बोला था आपने। क्या बोला था? सर लघु वाक्य, अच्छा लघु वाक्य। हाँ, जी सर। इसमें हमने बोला था, उपनय बोला था, पहाड़। उपनय होता है। जी उपनय, सर। अब उपनय की कंडीशन में क्या था? अब आप ये बताओ। सर पर्वत पर धुआं है। पर्वत पर धुआं है, मतलब यहाँ पर धुआं, धुआं जो दिख रहा है, धुआं कहां पर दिख रहा है? ये उपनय में होता है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, पर्वत पर धुआं है। ठीक, ये हो गया आपका। अब तीसरा आपका क्या आता है? माइनर प्रेमाइज। अब माइनर प्रेमाइज क्या होगा अब आपका? लेकिन यहाँ पर हाँ, बताइए, यहाँ पे एक सर माइनर हो गया, ये मेजर होगा मेजर हो सर, जाएगा। मेजर सॉरी, प्रेमाइज। मेजर प्रमाइज, मेजर प्रमाइज को हम वृहद बोलते हैं, वृहद वाक्य। ठीक, वृहद वाक्य होता है। अब वृहद वाक्य में हमने क्या बताया था? इसमें व्याप्ति संबंध के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या था ये? व्याप्ति संबंध या व्याप्ति वाक्य।
व्याप्ति वाक्य होता है। व्याप्ति वाक्य में क्या होता है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ हाँ आ गए। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग है आपका। जस्ट सेकेंड। क्लियर है इतने पॉइंट? अब आप बताओ, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए ये यहाँ पर? ठीक है, बताइए। जी सर। ठीक। अब बात आती है यहाँ पर आपको क्या आता है आपका? अब आता है यहाँ पर आपकी तीन चीजें आएंगी। पक्ष आएगा, पक्ष के बाद आपका हेतु आएगा, हेतु के बाद साध्य आएगा आपका। ठीक। यहाँ पर पक्ष को हम बोलते हैं कि व्याप्ति का मतलब होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ होता है विशेष संबंध। ठीक है ना, विशेष संबंध व्याप्ति का जो अर्थ होता है। अब आप बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पर तो बताइए। सुबह की चीजें भी हम लोग लेकर चल रहे हैं ना, बताइए। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। नेहा आप बताओ। सर सर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लियर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्योंकि दोनों तो लगभग एक ही उदाहरण पे है, उदाहरण पे तो नहीं, इसमें क्वेश्चन हम समझेंगे कैसे? एक उदाहरण पर नहीं है ना, यही चीज आपको यही चीज हमको समझना है। जब कभी आपको तीन पक्ष दे देगा, आपसे कह दिया कि धुएं पर्वत पर धुआं है, अब ये क्वेश्चन बोला, अब इसमें कहा उसने कि ये बताओ कि इसमें जो है मिडिल टर्म क्या है। अब यही क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है वो भी आपको जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन ने को दे दिया कि पर्वत पर धुआं है, अब इसमें कहा कि ये बताइए इसमें मिडिल टर्म कौन सा है। अब आप बताओ मिडिल टर्म कौन सा है, बोलिए। सर मिडिल टर्म हमारा धुआं हो जाएगा। क्वेश्चन यही आता है। अब पूछेगा इसमें आपका जो क्या है माइनर टर्म क्या है, इसी में पूछ लेगा तब सर पर्वत हो जाएगा। तो क्वेश्चन केवल ऐसे ही आता है। और अगर पूछ ले, अब इसी को कह देगी कि ये कहेगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है। अब इसी में आपको दे देगा, कंक्लूजन देगा, माइनर प्रमाइज देगा, मेजर प्रमाइज देगा, और इन तीनों में से सभी को देगा। तब आपको विकल्प चुनना होगा कि ये किसका उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये जो है किसका उदाहरण है? ये व्याप्ति वाक्य का उदाहरण है, या व्याप्ति संबंध के बारे में बताता है आपका। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन मतलब आपके बनते हैं आपके, बताइए अब आप। सर जी सर, मतलब ये हो गया कि जो हमारे प्रीमाइसेस होते हैं वो पूरा सेंटेंस होता है एक, और जो हमारा ये टर्म होता है ये वन वर्ड होता है। हाँ, वन वर्ड होता है आपका। जी ठीक है। और किसी को कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। सर स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। पढ़ाते पढ़ाते हमको खुद हो गया सर। सर इतना कंफ्यूजिंग है ये, इसीलिए। नहीं, अब क्लियर हुआ सब कुछ, कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ना है ना। सेकंड नहीं सर, अब क्लियर है सब। चलो, और किसी को बताओ। श्वेता है, शैलवी है, और कौन है भाई? एक लोग का स्निग्धा है, श्वेता, शैलवी है और स्निग्धा है। ठीक है, बताइए। और लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें।
नहीं सर, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। तो सुबह टाइम हमने इसी को डिस्कस किया था, इसलिए आपका सब आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं सर इसके ये बारे में। जो सुबह वाला सेशन में ये सब डिस्कशन हुआ था वही, सुबह वाले में क्या या और इतना, कुछ सुबह वाले एक्स्ट्रा? में हुआ तो एक सुबह की क्लास जो 1 घंटा 2 मिनट की क्लास है, लेकिन इसको उसमें मेन पॉइंट हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। और इसके जो है पंचावयव के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना उसमें, तो वही आपका हाँ इसमें हम लोग पंचावय डिस्कस भाई, कर रहे यस। हैं। अच्छा वही क्या, वो मेन पार्ट का बस डिस्कशन हुआ। ठीक, एक्चुअली सर मैं ज्वाइन तो हो गई थी, थोड़ा मतलब पेन पेपर नहीं लेके बैठी थी, सॉरी। ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए अब एकदम प्रश्न आपके क्लियर हो गए। सर कल सुबह क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्या आंसर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द और आएगा, उसको भी आप लिख लो, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उसको भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो साध है, साध को हम लोग बोलते हैं व्यापक। ठीक, जिसको ब्रॉडर भी बोल सकते हैं, व्यापक हो सकता है। और जो इसको बोलते हैं हेतु को हम लोग व्याप्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याप्य। ये टर्म याद रखिएगा। व्याप्य भी कहीं कहीं आपको ये सब चीजें अगर लिखी मिल जाएंगी तो इसको भी हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर जब इतनी पॉइंट क्लियर हो गए तो अब ये आप कह सकते हैं अनुमान की रीढ़ कौन है। अनुमान की रीढ़ कौन है, आप कह सकते हैं कि अनुमान की रीढ़ जो है व्याप्ति संबंध है। ये व्याप्ति है कि पूरे के पूरे अनुमान की कहानी को बताती है। यदि ये व्याप्ति आप निकाल दोगे तो व्याप्ति निकालने से उसके अंदर के सभी चीजें खत्म हो जाएंगे, मतलब तब तो आप अनुमान लगा ही नहीं पाओगे। ठीक, तो कहते हैं कि जब व्यापक, अब देखिए अब एक लाइन आपको आएगी कि जब व्यापक और व्याप्त का विस्तार बराबर हो तो इन दोनों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जब इनका और इन दोनों का संबंध एक समान हो। ठीक है ना, क्या कहते हैं? जब इन दोनों का संबंध एक समान होगा तब क्या कहा जाता है इसको? तब इसको कहा जाता है सम व्याप्ति। ये क्वेश्चन आया कि समव्याप्ति क्या होता है, तो समव्याप्ति में आप बताओगे जब साधन और हेतु दोनों एक समान हो जाते हैं तो उसे हम समव्याप्ति कहते हैं। ठीक है, सर साध्य और हेतु होगा ना? साध्य और हेतु, जब साध्य और हेतु दोनों एक समान हो जाए, पैरेलल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम समव्याप्ति कहते हैं। जैसे कोई प्रमेय है, प्रमेय अर्थात मैंने क्या बनाया था, जिसे जाना जा सके। ठीक, जिसको हम जान सकते हैं उसे हम प्रमेय कहते हैं। तो जिसे जाना जा सके उसे प्रमेय कहा जाता है। और एक अभिधेय होता है जिसे नाम दिया जा सके। मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक प्रमेय की बात कर रहे हैं। सर क्या आप बोले तो साध्य और हेतु एक समान हो जाए तो वो हाँ, व्याप्ति कहलाता है। जब कभी व्यापक और व्याप्य दोनों एक बराबर हो जाए तो उसे समव्याप्ति कहते हैं। कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे प्रमेय, प्रमेय की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि जिसे जाना जा सके। क्या? जिसे जाना जा सके। ठीक, जिसको हम जान सकते हैं वही तो प्रमेय कहलाती है। और फिर क्या होता है? अभिधेय। ठीक, अभिधेय क्या होता है? अभिधेय का अर्थ होता है, अभिधेय का अर्थ क्या होता है कि जिसे नाम दिया जा सके। मतलब क्या कह रहा है? जिसे नाम दिया जा
सके। ठीक, ये आपको याद रखना है कि ये किसके लिए है, ये समव्याप्ति का एक उदाहरण है कि मतलब जिसे हम जान सकते हैं अर्थात जिसको हम नाम दे सकते हैं, वह दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक बराबर है, इसीलिए इसको समव्याप्ति कहा गया है आपका। ठीक, कभी कभी ये उदाहरण आपको इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं ना। सर हाँ बोले। सर जो प्रीमाइसेस है और टर्म है, इस पे 3-4 क्वेश्चन करा दें। हाँ, इस पे 3-4 क्वेश्चन चलिए करा देंगे उसको। कल सुबह हम जो है इस पर क्वेश्चन करा देंगे कल सुबह। ठीक, मॉर्निंग रख लेना क्वेश्चन इसके। हाँ, इसके क्वेश्चन करा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा ना। जी सर, उसमें कई तरीके के अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ दिमाग में पहाड़ पर्वत और यही घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर यदि समव्याप्ति का संबंध आप देख रहे हैं कि समव्याप्ति देखा है तो विषम व्याप्ति भी तो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जब समव्याप्ति की बात करेंगे, समव्याप्ति में भी आप सीधा बता सकते हैं। कैसे आप बताओगे समव्याप्ति की? कि विषम, विषम का मतलब जो बराबर ना हो, तो विषम की तो बात हम लोग बात कर रहे थे। मतलब इसमें कह सकते हैं धुआं से आग का अनुमान किया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत यह संभव नहीं है कि आग से हम धुएं का अनुमान, मतलब जब कभी हम लिख सकते हैं ये जैसे समव्याप्ति हो गया, अब यहाँ पर विषम व्याप्ति लिख लेंगे। विषम व्याप्ति 3 कंडीशन होती है। विशेष संबंध को हम व्याप्ति बोलते हैं, और जब दोनों संबंध समान हो जाए, बराबर हो जाए, उसे हम समव्याप्ति बोलते हैं। और तीसरा विषम व्याप्ति क्या होता है? जब कभी भी एक चीज से हम तीसरे का अनुमान ना किया जा सके, अर्थात आग से हम धुएं का अनुमान नहीं कर सकते हैं। आग से धुएं का अनुमान ना कर पाना। ठीक, तो ये होता है आपका कि आग से जरूरी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप गैस चूल्हा जलाते हो, हीटर जलाते हो, तो उन सबसे आग तो निकलता है, लेकिन ये नहीं रहता कि उससे धुआं भी निकलेगा। जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग विषम व्याप्ति कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग विषम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याप्ति कितने प्रकार की होती है? तो व्याप्ति आपकी 2 प्रकार की होती है, एक समव्याप्ति होती है, दूसरी विषम व्याप्ति होती है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो दोनों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये पॉइंट क्लियर है। सर जो ये अभिधेय और प्रमेय आपने बताया है, इसका क्या मतलब वो है पॉइंट? हाँ, जिसे जाना सके, जिसको हम लोग जान सकते हो, जिसके बारे में हम लोग पता कर सकते हो, उसे प्रमेय कहा जाता है। और जिसको हम जानते होंगे, नाम भी हम उसी को देंगे। यदि हम किसी को नाम दे सकते हैं अर्थात उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो दोनों अर्थों में कि जिसको हम जान सकते हैं उसको प्रमेय कहा जाता है, और जिसे नाम दिया जा सके उसे अभिधेय कहा जाता है। कि मतलब दोनों में समानताएं दिख रही हैं। जब दोनों में समानताएं हो, दोनों में समानताओं वाली विशेषताएं हो, तो उसे हम समव्याप्ति कहते हैं हम लोग। तो ये समव्याप्ति के अंतर्गत ही आएंगे ना सर, ये दोनों चीजें जो आपने लिखाई हैं अभी? ये दोनों, हाँ, ये दोनों समव्याप्ति का उदाहरण है आपका। ठीक है सर। ठीक, बाकी इसका हम क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपको और डाउट क्लियर होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन जरूर कराएंगे। सर विषम व्याप्ति का उदाहरण क्या होगा? विषम व्याप्ति का उदाहरण मैंने लिखा है कि आग से धुएं का अनुमान ना लगा पाना।
विषम व्याप्ति का आग से धुएं का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, फिर से वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे गैस चूल्हा होता है, उसको आप जलाते हो, उसमें से धुआं नहीं निकलता है। हीटर होता है, हीटर से आप देखते हो आग तो जलती है लेकिन धुआं नहीं निकलता है। आप स्विच ऑफ कर दोगे, वो बंद हो जाएगा लेकिन उसमें धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो ये है आपका। जी सर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग न्याय में व्याप्ति की जो विधियां होती हैं, जो एग्जाम में पूछे आते हैं, अन्वय है, व्यतिरेक है, व्यभिचाराग्रह है, उपाधि निराश है, तर्क है, सामान्य लक्षण है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉपर ऑर्डर, अन्वय को हम लोग प्रॉपर ऑर्डर बोलते हैं, व्यतिरेक को एलिनेशन कहते हैं, व्यभिचाराग्रह को हम लोग एडल्ट्री कहते हैं, उपाधि निराश को टाइटल होता है, तर्क को लॉजिक बोलते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष जो होता है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ परसेप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, मतलब ये 6 होते हैं। व्याप्ति की स्थापना जो है 6 तरीकों से करी जा सकती है। ठीक, अब इस व्याप्ति को भी जब आप पढ़ोगे, व्याप्ति के 6 विभिन्न विधियों को पढ़ेंगे, क्योंकि इसको एक टर्म भी हम लोग आगे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यही सबसे आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है? हेलो, हाँ बोले। सर अभी कंटिन्यू करो क्लास, नहीं तो 9 बजे के बाद रख लीजिए, थोड़ा खाना बनाना है। हाँ, वो हम जान रहे हैं, इसको सुबह हम लोग करते हैं ना। ठीक, जी सर। हाँ, इसको सुबह हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि और लोगों को भी काम करना है। बोलो आप। सर हमारे जैसे पहले से होता था ना, 9 बजे के बाद होता था, वैसे 9:30 से ऑनवर्ड्स रख लीजिए। चलिए देखते हैं, अभी हमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, मोबाइल को हाँ सर, अपलोडिंग का आपकी टाइम के हिसाब से देखिए। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, सभी लोग काम करना होगा। ठीक है नेहा, सेल्वी? जी सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। कल हम लोग जो है इसे क्वेश्चंस को करेंगे तो और भी चीजें हम लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड नाइट। जय हिंद सर, गुड नाइट सर।